हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो पढ़े थे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उसके बारे में पढ़ा था। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ दो से लेके तीन फॉर्मूले आपको बताए थे और ये कहा था कि इन फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर ही हम आगे की जो वीडियो है वो बना पाएंगे, और जिसके अंदर मेनली जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड है, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पोर्शन आप कह सकते हैं। पहला जो ग्राफ है वो किस चीज़ के ऊपर बनाया गया है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन हमें समझ में आता है जब हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज के बारे में, पढ़ा था उनके बारे में। जो सबसे पहला लॉ था इंटेंसिटी लॉ, उसके अंदर जो बातें थी वो सारी यही तो थी कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस को इंक्रीज कर देते हैं तो आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब किस तरह से प्रोपोर्शनल है वो चीज किस वजह से आई है? नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से। अगर आप इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। और अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ा दी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो आपका ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ मैंने, ये आपको अच्छे तरीके से बना देना है। इसमें सेकेंड नंबर इज ग्राफ बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए जो पीछे हमने जो फॉर्मूले सोल्व किए थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, उसी के बेसिस के ऊपर सारा का सारा काम चलेगा। अब हमने एक फॉर्मूला बनाया था इस तरह का, H मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो बिल्कुल सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस साइड से जो हमारा वर्क फंक्शन था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये नेगेटिव का हो जाता है। आपकी राइट हैंड साइड के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m मीन्स स्लोप, x मीन्स जो x में जो वैल्यू आपको डिनोट करनी है, प्लस c लाइन इंटरसेप्ट पॉइंट y एक्सिस के अंदर कहां पे होगा। उसी के हिसाब से आप यहां पे देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से आपको बताया गया था, या लॉ ऑफ एनर्जी के नाम से आपको बताया गया था, दैट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों एक्सिस के बीच से एक स्ट्रेट लाइन बननी है, और वो हम बात इस इक्वेशन से प्रूव भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से बता भी सकते हैं। तो ये इसका जो ग्राफ बनाया है मैंने, एक बार उस ग्राफ को देखिए ध्यान से कैसे बनाया गया है। जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने जीरो के पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रखा है, उसको मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले रखा है जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी नोट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट से जिसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट से ही सारा काम कर रखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम होगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस ही नहीं करेगा। अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं करता है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाती है? तो अगर आप जीरो से स्टार्ट इसको करना चाहेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका काम होना है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में ही होना है। हालांकि बननी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड के बाद में। अगर हम इस लाइन को पीछे की साइड में बढ़ा देते हैं तो आपको यहां पर
एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर आपकी स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को काटती है, और वही आपका इंटरसेप्ट पॉइंट है सी पॉइंट। और ये सी पॉइंट यहां पर क्या है, -φ0। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया है। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता हमें, जो हमने पहले इक्वेशन सोल्व कर रखी है सिर्फ वो अपने माइंडेड रखनी है, उनके ऊपर ध्यान रखना है कि किस चीज के ऊपर कैसे फर्क पड़ता था और ये इक्वेशन आखिरकार बनी कैसे। उतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ग्राफ बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इसके बाद का पोर्शन करना चाहते हैं तो आपको आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो भी कुछ निकल के हमारे सामने आता है वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। हमने 2-3 जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपको फॉर्मूला एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं करती हैं तो मतलब इंडिपेंडेंट हो गई। लेकिन फिर भी आपको जो पॉइंट है, आप एक्स एक्सिस के अंदर फ्रीक्वेंसी लेंगे, वाई एक्सिस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई भी काम है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में ही होना है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है कि आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहे कितना एक्स एक्सिस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आप चाहे कितना भी बढ़ाते रहें, लेकिन ऐसा करने से आपके जो करंट की वैल्यू, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। So you can say that photoelectric current is independent of frequency. Next graph is stopping potential and frequency. ये इक्वेशन हमने निकाली थी। इसी इक्वेशन का यूज हम करते हैं स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, φ0 प्लस हाफ mv स्क्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड फोटोन एनर्जी माइनस φ0 इज इक्वल टू e v0। e को आप इस साइड में अगर लेके आना चाहें तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अब इस इक्वेशन का आपको कंपैरिजन करना है किसके साथ में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में। यहां से एक चीज हमें मिली कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ तो आपका अब की बार भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन बात वही आ जाती है, जो भी कोई काम होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में होगा। ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपको कोई भी काम नहीं करना है। आप ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, कोई फिक्स वैल्यू अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की दे रखी है तब की बात अलग है, वरना आप खाली डिनोट करना चाहते हैं तो आप ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दें। यहाँ जब इसको पीछे की साइड में लेके आते हैं तो आपको वाई एक्सिस के ऊपर एक कटिंग पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट मिल जाता है और उसकी वैल्यू यहां से कितनी आई हुई है, -φ0 डिवाइड बाई e, जो कि मैंने यहां पर लिख दी है। तो ये आपके 4 ग्राफ हैं और आपने देखा होगा चारों ग्राफ के अंदर कि ये चारों के चारों ग्राफ कहीं ना कहीं जो आपने पहले इक्वेशन पढ़ी थी पार्ट नंबर 1 में उसके साथ में अच्छे तरीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिला, A moving particle sometime acts as a wave and sometime acts as a particle, जो कि हम पढ़ने लग रहे हैं, जिसको हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस बोलते हैं। वही तो बात है कि कोई पार्टिकल है जो मोशन में है वो कई बार एक वेव की तरह बिहेव करता है और कई बार एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमें क्या पढ़ने को मिला कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हो रखी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड है लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई मोमेंटम mv। h मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, mv इज द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। अब अगर इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ रखा है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस।
कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E = mc²। और उसी आइंस्टीन की इक्वेशन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है उसके हिसाब से फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन भी तो मोशन में ही है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं, कंपैरिजन कैसे करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। mc² = h इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाती है, h फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई c² या h म्यू डिवाइड बाई c²। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं फिलहाल टाइम पर फोटोन की, तो फोटोन की वेलोसिटी को तो c से लिखते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इंटू वेलोसिटी। हमें कुछ नहीं करना, जो ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमें करना क्या है, जो हमारे मास की वैल्यू जो पीछे से निकल के आई है, ये वाली वैल्यू, इसको एज इट इज यहां पुट कर रखा है। c से एक पावर कट हो जाती है, आपकी वैल्यू क्या बची, h म्यू डिवाइड बाई c। लेकिन एक चीज हमें और पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाती है, c डिवाइड बाई लैम्डा। बस मैंने वो वैल्यू पुट कर रखी है, h और c ये दोनों यहां पर लिखे हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ कर दिया। यहां से इसको कट कर देते हैं, आपके p की वैल्यू क्या बची, h डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाती है, h डिवाइड बाई p। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन ये आप किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का। कोई भी जो ऐसी वेवलेंथ जो किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, ये उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, ये उसका प्रूफ है। वैल्यू तो आपको डायरेक्टली डेफिनेशन से ही मिल जाती है, लेकिन यहां पर आने के बाद में आपने इसको प्रूव कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो भी आज पढ़ाया गया है, 2 से 3 टॉपिक इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इसके बाद की जो वीडियो होगी, अगर उस वीडियो के अंदर जो भी आपने आज पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ मैटर होगा, या इससे पीछे से रिलेटेड जो भी कुछ मैटर होगा, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। थैंक यू।